नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ सबीहा। क्या उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज वाकई में हो रहा है? क्या इस डेमोग्राफिक चेंज के बाद उत्तराखंड में आबादी का हिसाब किताब बिगड़ जाएगा? सवाल ये भी है कि क्या उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज अपने आप किया जा रहा है या फिर कराया जा रहा है? सवाल ये भी है कि इस डेमोग्राफिक चेंज से राज्य को तो नुकसान होगा, लेकिन फायदा किसका हो रहा है? कहीं डेमोग्राफिक चेंज इस राज्य की समूची सियासत में एक बड़े बदलाव की आहट तो नहीं है? क्या उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है? क्या उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज और मौजूदा राजनीति में कोई कनेक्शन है? क्या डेमोग्राफिक चेंज के बहाने राजनीति का एजेंडा भी चलाया जा सकता है? ये वो सवाल हैं जो आज नहीं तो कल आपके सामने आएंगे। ये वो सवाल हैं जो आज नहीं तो कल इस राज्य की सियासत से जुड़े अहम सवाल होंगे। दरअसल उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से डेमोग्राफिक चेंज की चर्चाएं सामने आने लगी हैं। आपको पहले यह समझना होगा कि डेमोग्राफिक चेंज आखिर होता क्या है। दरअसल किसी खास इलाके में होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव को डेमोग्राफिक चेंज कहते हैं। इसे आसान भाषा में कहें तो किसी खास जिले या क्षेत्र में किसी विशेष धर्म, जाति या संप्रदाय के निवासियों की संख्या में आने वाला बदलाव डेमोग्राफिक चेंज में गिना जाता है। इस लिहाज से देखें तो उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज एक अहम राजनीतिक मसला हो सकता है। अब समझिए कि उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज कहां और किस दर से हो रहा है। दरअसल 2022 के चुनाव से पहले उत्तराखंड में मतदाता सूची का काम हुआ। इस लिस्ट के फाइनल होने के दौरान जो आंकड़े सामने आए वो हैरान करने वाले हैं। हैरानी इस बात की है कि ये डेमोग्राफिक चेंज हरिद्वार से लेकर पिथौरागढ़ तक के इलाकों में देखने को मिल रहा है। यानी पहाड़ से मैदान तक उत्तराखंड में जनसंख्या के आंकड़ों में बदलाव अब दिखने लगा है। आंकड़े बताते हैं कि हरिद्वार में 37% से अधिक आबादी एक समुदाय विशेष की हो चली है। जानकार बताते हैं कि हरिद्वार के बहादुराबाद, सीतापुर, फेरूपुर, सुल्तानपुर और रोशनाबाद जैसे इलाकों में पिछले कुछ सालों में वर्ग विशेष के लोगों की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों से बड़ी संख्या में वर्ग विशेष के लोगों ने इन इलाकों में जमीन खरीदी है। मैदानी ही नहीं बल्कि पिथौरागढ़ जैसे सीमांत इलाकों में भी डेमोग्राफिक चेंज हैरान करने वाला है। अल्मोड़ा, धारचूला, उत्तरकाशी और टिहरी जैसे इलाकों में वर्ग विशेष की आबादी और धर्मस्थल बढ़ना उत्तराखंड के जनसांख्यिकी संतुलन के लिए बेहद खतरनाक माना जा सकता है। हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि राज्य सरकार के पास लोकल इंटेलिजेंस के जरिए इस संबंध में इनपुट्स भी मिल चुके हैं। इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू और भी चिंताजनक है। दरअसल उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों से पिछले 10 सालों में बड़ी तेजी से पलायन बढ़ा है। गांव के गांव खाली हो गए। ऐसे में इन गांवों के आसपास के इलाकों में अन्य राज्यों से आए वर्ग विशेष के लोगों ने जमीन की खरीद फरोख्त शुरू कर दी। यानी एक तरफ उत्तराखंड के मूल निवासी पलायन कर रहे हैं तो दूसरी ओर बाहर के लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। पलायन आयोग की रिपोर्ट बताती है कि अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड से करीब 60% आबादी यानी 32 लाख लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। पलायन आयोग की ही रिपोर्ट कहती है कि 2018 में उत्तराखंड के 1700 गांव भूतहा यानी घोस्ट विलेज में तब्दील हो गए, जबकि करीब 1000 गांव ऐसे हैं जहां 100 से कम लोग बचे हैं। इन आंकड़ों और मौजूदा ट्रेंड को देखें तो उत्तराखंड में नजर आ रहा डेमोग्राफिक चेंज भविष्य में पूरे उत्तराखंड की जनसांख्यिकी व्यवस्था को बदल कर रख देगा। लेकिन सवाल यही है कि इस डेमोग्राफिक चेंज के लिए जिम्मेदार फैक्टर हैं क्या? सरकारी योजनाओं और नागरिकों को मिलने वाली सहूलियतों में दूरी साल दर साल बढ़ती क्यों जा रही है? सवाल ये भी है कि जिस डेमोग्राफिक चेंज की आहट से पूरा राज्य परेशान है, उसे रोकने के लिए क्या कोई प्लान सरकार के पास है भी? सवाल ये भी है कि जिस पहाड़ की आवाज के लखनऊ तक न पहुंच पाने की समस्या को दूर करने के लिए उत्तराखंड का उदय हुआ, अगर उसी राज्य के लोग मैदानों में जाने को मजबूर हैं तो क्यों हैं? या फिर इन सब से इतर कहीं ऐसा तो नहीं कि डेमोग्राफिक चेंज को चुपचाप सांप्रदायिक रंग देकर एक बड़ी चुनौती से मुंह छुपाया जा रहा है? आज बात होगी धधकते जंगलों पर, बेतहाशा गर्मी और पिघलते ग्लेशियरों की चेतावनी को लेकर। देखा जाए तो ये तीनों मसले एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और इन तीनों मसलों का एक दूसरे से संबंधित होना भी लाजमी है। जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि फायर सीजन में धधकते जंगलों से ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग का असर ऐसा कि मौसम विभाग ने शायद ही पहली बार गर्मी को लेकर उत्तराखंड पहाड़ों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया हो। हमारी आज की खास पेशकश इन्हीं मसलों पर आधारित है।
आज की इस खास पेशकश में आगे बढ़ने से पहले ग्लोबल वार्मिंग और कैसे इससे तापमान परिवर्तन होता है, ये जानना और समझना आपके लिए जरूरी है। इसलिए पहले आप ग्लोबल वार्मिंग को समझिए तो आपको आगे की हमारी खास पेशकश से जुड़ी रिपोर्ट भी समझ में आएगी। आसान शब्दों में समझें तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और ग्लेशियरों के पिघलने के साथ जीव जंतु पर प्रभावों के तौर पर सामने आ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की कितनी बड़ी समस्या है, ये बात एक आम आदमी समझ नहीं पाता है। शायद यही वजह है कि वो इसकी तह तक जाना ही नहीं चाहता। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस वक्त दुनिया का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और आने वाले सालों में इसमें 1.5 से 6 डिग्री का इजाफा हो सकता है। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इसके पीछे तेजी से हुआ औद्योगिकरण है, जंगलों का तेजी से कम होना है, पेट्रोलियम पदार्थ के धुएं से होने वाला प्रदूषण है, फ्रिज, एयर कंडीशन का बढ़ता इस्तेमाल भी इसके बड़े कारण है। एक चेतावनी ये भी है कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तत्काल बहुत कम कर दिया जाए तो भी तापमान में बढ़ोतरी तत्काल रुकने की संभावना नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का कोई इलाज नहीं है, इसके बारे में सिर्फ जागरूकता लाकर ही बचा जा सकता है। हमें अपनी प्रकृति को ग्रीन बनाने के साथ आसपास के वातावरण को प्रदूषण रहित करना होगा, तभी ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे इससे मौसम में बदलाव आता है। चलिए बताते हैं, अब आपको बात करते हैं उत्तराखंड की। राज्य में पिछले कई दिनों से धधकते जंगलों से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा तो बढ़ ही गया है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जारी गर्मी के अलर्ट के पीछे भी कहीं ना कहीं यही कारण जिम्मेदार माने जाते हैं। वनाग्नि से लाखों करोड़ों की वन संपदा खाक होने के साथ बेतहाशा पड़ रही गर्मी से अब ग्लेशियरों के पिघलने का खतरा भी बढ़ गया है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड का करीब 2/3 हिस्सा जंगलों से घिरा है और इसे प्रदेश का ऑक्सीजन कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। मगर साल दर साल बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए विभागीय इंतजाम नाकाफी साबित होते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में फायर सीजन में अब तक देखा जाए तो लाखों हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में जलकर खाक हो चुके हैं। इसके पीछे कारण तेजी से प्रदेश में हरे पेड़ों का कटान होना भी जिम्मेदार माना जा रहा है। देहरादून में पिछले कुछ वक्त से हरे पेड़ों पर चलाई जा रही आरियों के विरोध में एक और चिपको आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो चली है। लोग शहरीकरण की आड़ में रोड़ा बन रहे हैं और हरे पेड़ों पर आरियां चलाने का विरोध कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ देहरादून के सहस्त्रधारा में शीशमबाड़ा के ट्रंचिंग ग्राउंड में कूड़े में लगी आग से रह रहे लोगों के लिए सांस लेना तक दुश्वार हो गया है। शीशमबाड़ा में लगी ट्रंचिंग ग्राउंड में कूड़े की आग ने राजधानी की हवाओं में जहर घोलकर चारों तरफ लोगों को धुंध की चार दीवारी में ऐसा कैद कर डाला कि घुटन के मारे लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। लोगों की दुश्वारियां बरकरार हैं, तो ऐसे में प्रकृति भी अपने रौद्र रूप में है। गर्मी को लेकर प्रदेश में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होते दिख रहे हैं। देहरादून में मार्च महीने में बारिश न होने का 36 साल का पुराना रिकॉर्ड टूटा है, तो अप्रैल के पहले सप्ताह में ही बेतहाशा गर्मी ने भी पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बेतहाशा गर्मी से पारे में उछाल इस कदर है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ में सर्दियों के मौसम में जमी हुई कई फुट की बर्फ भी पिघल चुकी है। मौसम विभाग की तरफ से पहाड़ों के लिए शायद इससे पहले ही कभी रेड अलर्ट आपने सुना होगा, लेकिन इस बार प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने अगले कुछ दिनों राज्य के लिए गर्मी का रेड अलर्ट घोषित किया है। और ऐसा 2004 में पहले थोड़ा देखा गया था कि इस तरह की सिचुएशन थी, लेकिन उसके भी मतलब उससे भी थोड़े ही ज़्यादा ही है। उसमें भी 4 से 6 तक के थे, लेकिन यहाँ तो 7-8 डिग्री तक भी बीच बीच में रहे। और इधर अप्रैल में भी देखें तो जो सिचुएशन है मार्च से मिड मार्च से लेके अभी अप्रैल तक की आज की डेट तक की भी बात करें तो ये कंटिन्यू कर रहा है। तो जो लगातार इस तरह से तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं 6-7 डिग्री तक के जो है, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल एक कंसर्न वाली बात है। और इसकी वजह से जो वनाग्नि है, चाहे आगजनी की घटना है, वो भी बिल्कुल आप देखेंगे कि और ज़्यादा देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में मौसम शुष्क है और पारा लगातार बढ़ रहा है और फिलहाल बारिश के आसार भी कहीं से कहीं नजर नहीं आ रहे।
ऐसे में चिलचिलाती तेज धूप लोगों के पसीने छुड़ाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ प्रदेश में धधकते जंगलों में आग लगने की घटनाएं कम तो क्या होंगी, रोजाना इनमें बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। वन विभाग के पास जंगलों में आग बुझाने के सिर्फ दावे ही नजर आ रहे हैं और बढ़ती गर्मी से तेजी से जंगलों में फैल रही आग को काबू करना विभागीय इंतजामों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इस बीच बढ़ती गर्मी के कारण ग्लेशियरों के पिघलने के साथ नदियों में तेज बहाव आने की आशंकाएं भी प्रबल होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की कुछ अन्य खबरें। आज न बात सत्ता की न विपक्ष की, आज बात करेंगे मलिन बस्ती की, जो राजनीति में नेताओं का वोट बैंक है। अक्सर ये बस्तियां आपको किसी नाले, नदी या फिर रेलवे ट्रैक के पास नजर आती हैं, जहां लाखों की तादाद में लोग रहते हैं। ये लोग 2 वक्त की रोटी के साथ हर सुविधा से दूर होते हैं। इनसे वादे खूब होते हैं, लेकिन वादे तो वादे, भला कौन जानता है ये कब पूरे होते हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी खास रिपोर्ट। वोट की अहमियत को जानकर नेता आते हैं इनके द्वार, करते हैं वादे, होती है विकास की बात, फिर भी न जाने क्यों खतरे में जीते हैं मलिन बस्ती के रहने वाले इंसान। मलिन बस्ती, इस नाम में ही सारा अर्थ है, जहां हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। राजधानी देहरादून में ही 129 मलिन बस्तियां बिंदाल और रिस्पना नदी के किनारे बसी हुई है। नगर निगम के सर्वे के मुताबिक यहाँ करीब 40,000 घर बने हुए हैं, जिसमें करीब 2 लाख की आबादी रहती है। जो नेताओं का मुख्य वोट बैंक है। संकरी गली के नाम पर यहाँ सड़क और बीचों बीच नदी, कहीं कहीं जगहों पर ये नदी अब नाले में तब्दील हो चुकी है। सुविधा के नाम पर यहाँ रहने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय है, पीने के पानी के लिए एक टोटी और घरों में बिजली, राशन का कार्ड। लेकिन शिक्षा की बात की जाए तो शायद ही यहाँ की जाती हो। हालांकि कई एनजीओ मलिन बस्ती में रहने वाले बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए मुफ्त शिक्षा देते रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा का स्तर यहाँ कभी डेवलप नहीं हो पाया। दरअसल इसकी वजह ये भी मानी जाती है कि यहाँ रहने वाले लोग अन्य राज्यों से रोजगार की तलाश में आए हैं, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मजदूरी करते हैं और इन्हीं जगहों में सालों साल के लिए बस जाते हैं। वोट देने के साथ ही कई योजनाओं के भी ये आज लाभार्थी है। शिक्षा योजना के बाद अब नजर नदियों पर डाल लेते हैं, जो गंदे नाले में तब्दील हो गई है। घरों से निकलने वाला गंदा पानी अब नदी का पानी है। ये पानी सिर्फ नहाने धोने का होता तो मान लिया जाता कि शायद ये पानी बीमारी ना फैलाए, लेकिन अब शौच का पानी भी इसी नदी में मिल रहा है। घरों के मवेशी उस पानी को पी रहे हैं। यहाँ तक कि धुले कपड़ों को फैलाने की व्यवस्था भी इसी पानी के बीच है। और बच्चों के लिए खेलने का मैदान, वो भी नदी ही है जिसमें गंदगी का अंबार है। और तो और हवाओं में दुर्गंध ऐसी कि सांस लेना मुश्किल होता है। ऐसे में बच्चे किसी बीमारी का शिकार क्यों ना हो। बच्चे ही नहीं, बीमारियों का खतरा यहाँ रह रहे बुजुर्गों पर भी मंडरा रहा है। पिछले 2 सालों में कोरोना ने देश के साथ प्रदेश को भी गहरे जख्म दिए हैं। उस जख्म को शायद ही कभी भुलाया जा सकता है, लेकिन इन बस्तियों में मौजूद गंदगी हुक्मरानों को नहीं दिखाई देती, इसलिए कई सवाल उठने लाजमी हैं। प्रदेश में सरकार किसी की भी हो, बस्तियों पर राजनीति कम नहीं हुई। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से पहले हरदा सरकार प्रदेश में आई तो नदियों के सौंदर्यीकरण की बात होने लगी। सत्ता गई तो बात भी ठंडे बस्ते में चली गई। पिछले विधानसभा में त्रिवेंद्र राज के दौरान नदियों का मुद्दा एक बार फिर उठा और संकल्प से सिद्धि तक रिस्पना को ऋषिपर्णा बनाने का संकल्प लिया गया। 22 जुलाई साल 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने नदियों के अस्तित्व को बचाने के लिए एक दिन में 2.5 लाख से अधिक फलदार और छायादार
पौधे नदियों के किनारे लगाए। लेकिन 4 साल गुजर जाने के बाद किसी ने इन पौधों की सुध तक नहीं ली। ये सवाल है कि क्या ये पौधे आज फलदार पेड़ बन गए हैं? सवाल तो कई है, क्योंकि सरकार मलिन बस्तियों को हटाने के लिए खुद अध्यादेश लाती है, जिसमें नदियों के 30 मीटर की दूरी तक नदी के सौंदर्यीकरण की बात कही जाती है। लेकिन अपने ही फरमान पर सरकार रोक लगाती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सवाल कई है। हितेश त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मलिन बस्तियां अक्सर राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक का काम करती आई हैं, लेकिन अब मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सियासी फायदे के बीच झूलती मलिन बस्तियों को मालिकाना हक जल्द मिल सकता है। इसके लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है। सियासी नफा नुकसान के लिए पिछले कई सालों से मलिन बस्तियां राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक का सहारा बनती आई हैं। मगर अब मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के दिन भी बहुलने वाले हैं। जी हाँ, इस बार उनके जमीनों पर मालिकाना हक को लेकर हलचल मजबूत हो गई है। प्रदेश की भाजपा सरकार मलिन बस्तियों को बचाने के लिए 2 बार अध्यादेश ला चुकी है। फिलहाल 2024 तक धामी सरकार के अध्यादेश के साए में मलिन बस्तियां महफूज हैं। मलिन बस्तियों की बात की जाए तो प्रदेश के 63 नगर निकायों में 582 मलिन बस्तियों में करीब 7,71,585 लोग रहते हैं। इनमें 36% बस्तियां निकायों, जबकि 10% राज्य और केंद्र सरकार, रेलवे और वन विभाग की भूमि पर मौजूद हैं। वहीं बाकी 44% बस्तियां निजी भूमि पर अतिक्रमण कर बनी हुई हैं। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए सरकार ने तैयारियों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। सचिव आवास एवं शहरी विकास श्लेष बगोली की माने तो सभी जिला अधिकारियों और नगर निकायों के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए जा चुके हैं। उनके मुताबिक मलिन बस्तियों में मालिकाना हक के लिए प्रदेश की सभी मलिन बस्तियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मलिन बस्ती के संबंध में 2016 में इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हुए थे शासन से। उसके बाद लगभग 128 ऐसे जगह हमने आइडेंटिफाई किए थे और उसमें लगभग अभी उसमें से 58 जो हैं वो 3 कैटेगरीज में हमने बांटा है। इसमें मीटिंग हम लोग 19 को कर रहे हैं। इससे पहले मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर को निर्देशित किया है कि वो अपने स्तर पे टीम का गठन करके वो जो 3 कैटेगरीज हैं जो शासन ने निर्धारित की हैं, तो उसके तहत सर्वे कर लें। सर्वे के अनुसार जो है 19 की मीटिंग में वो रखी जाएंगी और उस पर तदनुसार फिर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल सरकार की तरफ से मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को उनका मालिकाना हक दिलाने की कवायद पर पूरी तरह कब तक अमलीजामा पहनाया जाएगा, ये देखना होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड के कई मुद्दों पर थीम सॉन्ग बने हैं और बहुत पॉपुलर भी हुए हैं, मगर इन दिनों प्रदेश के जंगलों में धधकती आग से कई हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान हो चुका है। मगर जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में वनों की आग को लेकर एक गढ़वाली गीत इन दिनों खूब सुर्खियों में है। इस गीत के जरिए आम लोगों से जंगलों को बचाने की अपील की गई है। बेतहाशा गर्मी बढ़ने के साथ समूचे उत्तराखंड के जंगलों में इन दिनों धधकती आग से लाखों हेक्टेयर वन संपदा का राज्य को नुकसान हो चुका है, तो आग पर काबू पाने के विभाग के सारे इंतजाम धता साबित होते नजर आ रहे हैं। वनाग्नि की घटनाओं में चिंताजनक पहलू ये है कि आग लगने की सर्वाधिक घटनाएं आरक्षित वन क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं। इस फायर सीजन में वनाग्नि की अब तक 214 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि 260.16 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ, जिसका आंकलन करीब 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है। वनों को बचाने की अपील करने के लिए लॉन्च इस गढ़वाली गीत में जंगलों में आग लगने की घटनाओं के साथ इस बात पर जोर दिया गया है कि आम लोग कैसे जंगलों को आग से बचा सकते हैं। जंगल अपन बचावा, जाओ रे भूला जावा, जंगल अपन बचावा, आओ रे दीदा आवा, जंगल अपन बचावा, जाओ रे भूला जावा, जंगल अपन बचावा। लगी रेछ आग जंगल है जालो खाक, हाँ लगी रेछ आग जंगल है जालो खाक, जाओ मिली जुली बुझावा। वनों को आग से बचाने के लिए विभाग के सतर्क होने के साथ साथ
आम जनता की जागरूकता बेहद जरूरी है। जनता को जागरूक करने के लिए इस गढ़वाली गीत के जरिए आम जनता तक जो संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है वो काबिले तारीफ है। ऊंचा दूरा गेल पतल परी पारी डाना धुआं को गुबार है रो बादलों समान। इन सब के बीच सवाल रह रहकर यही है कि आखिर उत्तराखंड में सुलगते जंगलों की आग पर काबू कैसे पाया जाए। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और दीदी आवा जंगल अपन बचावा जाओ रे भूली जावा जंगल अपन बचावा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।